लोकेश सेठिया जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। उनके पास चलते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं बजट को और बजट से असर क्या होने वाला है बाजार पे। स्वागत है लोकेश जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर सबसे पहले तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं बजट से इन टर्म्स ऑफ उसका रिएक्शन बाजार पे? ऐसा क्या आपको लगता है कि बजट में बोला जा सकता है जिसके चलते बाजार किसी दिशा को पकड़ेगा, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए ही पकड़े, और वो दिशा कौन सी होगी, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? सर हम स्टॉक पेसिफिक और सेक्टर पेसिफिक ज्यादा देख रहे हैं, इंडेक्स में इतना ज्यादा बुलिश नहीं है। इसका रीजन है, आप देखोगे क्रूड ऑयल जो है 90 के प्लस है। बजट अच्छा आने के बाद भी हो सकता है एक आध दिन अच्छा चले, बट जब क्रूड ऑयल 90 के प्लस चल रहा है और DXY डॉलर इंडेक्स जो है वो 97 के अप्रोक्स है, जो ऑलमोस्ट कोविड लेवल जब स्टार्टिंग हुआ था उस टाइम पे उस लेवल से स्टार्ट किया था बढ़ना, तो वो भी एक रिस्क दिखा रहा है अभी मार्केट में। तो थोड़ा सा इंडेक्स वाइज कॉशन रहना मुझे लगता है ज्यादा सही रहेगा, इसलिए भी मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा और बजट के पहले हल्का होकर जा रहा है। ये अच्छी बात है, अगर कुछ अच्छा अनाउंसमेंट आता है तो हमें लगता है एक मूव आ सकता है, बट थोड़ा सा कॉशन जरूर रखना चाहिए। तो पहला चीज ये है, जब हम बजट की बात कर रहे हैं तो अभी मैंने आपको एक कंसर्न बताया, क्रूड 90 के अप्रोक्स है। तो बजट में हमें ये देखना है जो अल्टरनेट एनर्जी के ऊपर गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्योंकि क्रूड हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से। तो इससे क्या होता है, हमारा बजट का या इंडिया का जो एक्सपेंडिचर है बहुत ज्यादा होता है इसमें। अगर हम इसको एक्सपेंडिचर को कम करना चाहें तो उसका सॉल्यूशन क्या है, हम अल्टरनेट एनर्जी को ज्यादा प्रोत्साहन दें, उसको ज्यादा बढ़ाएं। तो रिन्यूएबल एनर्जी, अल्टरनेट एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, इसके ऊपर आपको बजट में मुझे लगता है अच्छा खासा अनाउंसमेंट आते हुए दिख सकता है। इस थीम में जो भी स्टॉक्स हैं, समथिंग लाइक MTR टेक, रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा पावर, उसके बाद जो मेरा फेवरेट भी है प्लस आप देख सकते हो आयोन एक्सचेंज, ये सब हाइड्रोजन में या सोलर एनर्जी में है, या बोरोसिल रिन्यूएबल जो हमने बात की थी 400 के करीब के, अभी 600 450 चल रहा है। ये सारे स्टॉक्स आपको नजर रखनी चाहिए। अगर बजट में इस तरह के थीम में बात होती है तो आपको इस थीम में स्टॉक मूवमेंट आते हुए दिखेगा, तो उस मूवमेंट में आपको पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो पहला चीज तो ये था। दूसरा एनर्जी, और इस पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, और क्योंकि शायद इस पे और सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, और हम मान के चल रहे हैं कहीं ना कहीं शायद सरकार, क्योंकि सरकार को ज्यादा सोचना होता है या जल्दी समझना होता है चीजों को, क्योंकि उनके लिए ज्यादा बड़ी समस्याएं हैं इस तरीके की, क्रूड ऑयल खासकर, जिसको पीछे बड़ा मुद्दा विपक्ष ने भी बनाया, और आम जनता के लिए भी वो एक समस्या की बात है कि उसके चलते पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं, और उसके चलते महंगाई बढ़ती है, बहुत सारी और चीजों के भी दाम बढ़ते हैं। तो उसमें किस तरीके से, और अब अल्टरनेट्स हैं, तो अब ऐसा नहीं है कि केवल हम उस पर डिपेंडेंट हैं और इसका कोई तरीका नहीं है जो एक समय में हुआ करता था। तो बहुत सारी चीजें हैं, बिजली बनती है, बिजली अलग तरीके से बन जाती है बिना उसके, गाड़ियां चलती हैं, गाड़ियां भी बिना पेट्रोल और डीजल के भी चलती हैं, और उसके भी तरीके आ गए हैं और हो रहे हैं वो सारी चीजें। तो उस पर बढ़ावा देने के लिए शायद सरकार काम करेगी। वही अभी हम इससे पहले जो बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वो कहीं ना कहीं इसी स्टोरी में कहीं ना कहीं वो भी एड ऑन होता है कि जब हम बात कर रहे हैं अल्टरनेट एनर्जी की, तो अल्टरनेट एनर्जी के यूजेज में भी जिस तरीके से, या ये वाले जो फॉसिल फ्यूल जिसको कहा जाता है पेट्रोल डीजल, इसको कम इस्तेमाल किया जाए, उसके लिए गाड़ियां वाली अगर हम चलाना कम करते हैं धीरे धीरे उनकी, जिस पे सरकार काम कर रही है, सब्सिडी भी दे रही है और बहुत सारी चीजें रोक भी लगा रही है पुरानी गाड़ियों पे। ठीक है, इसके अलावा सर दूसरा कुछ और आप कह रहे थे, एक और कोई थीम? सर इसमें एक लाइन ऐड करूंगा। सर आपको याद है 15 अगस्त के दिन मोदी साहब ने हाइड्रो एनर्जी के बारे में लाल किले से बोला था, उसके बाद से बहुत कुछ चेंजेस हो गए इंडिया में। हाइड्रो एनर्जी के पीछे बहुत काम हो रहा है जो अभी आपको सामने नहीं दिखेगा, बट अगर आप रिसर्च करोगे इसके ऊपर तो आपको बहुत कुछ होते हुए दिखेगा। आप देखो रिलायंस ने कितना बिग इन्वेस्टमेंट इस टेक्नोलॉजी के ऊपर कर रहे हैं बहुत दिनों से। इसके अलावा हर घर पे सोलर का भी एक चलन चल रहा है, जो सोलर पैनल के बहुत ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 है इस चीज में, बट हम भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं इस चीज में। आप शहरों में देखोगे, आप घर के ऊपर आपको सोलर पैनल लगते हुए दिख रहे हैं। तो ये सारी चीजें हो रही है। तो आप आने वाले 20 साल में क्या, आप एक साल मत देखिए यहाँ पर,
मैं आज के दिन पे ट्रेडिंग की बात बहुत कम करूंगा। आज के दिन पे हम बात करेंगे जो आने वाले 10-15 साल में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं और उसके लिए बजट में क्या हो सकता है और हमें कौन से थीम में हमें लॉन्ग टर्म रहना है, उसी उसी हिसाब से बात कर रहे हैं। क्योंकि ट्रेडिंग में देखो सर 5-10 दिन में आज के दिन अभी बहुत ज्यादा मूवमेंट आने वाली है, तो चाहे वो नीचे की तरफ हो ऊपर की तरफ हो, अगर आप बाई करते हो तो आप मान के चलो आपका स्टॉप लॉस लगेगा बाई साइड में भी और सेल साइड में भी, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज्यादा रहने वाली है आजकल में। तो आज के दिन पे कोई नया रिकमेंडेशन नहीं है, बट आपको थीम समझना जरूरी है। तो ये एक थीम था जो हम रिन्यूएबल एनर्जी, जो हमें लगता है एक बड़ा थीम होगा। सेकेंड थीम हमें लगता है सर जॉब क्रिएशन। जॉब क्रिएशन क्योंकि अभी 1 महीने के बाद ही यूपी का इलेक्शन है, उसके बाद 2024 में मेन इलेक्शन है इंडिया में, तो इस सेंट्रल इलेक्शन जिसको हम बोलते हैं, तो इसमें क्या है सर, जॉब क्रिएशन अगर नहीं होगा, कोविड के कारण बहुत जॉब हैम्पर हुआ है टायर 2 टायर 3 सिटीज में। अगर आप फॉर्मल सेक्टर में देखोगे तो जॉब बड़ा है, आपको आईटी प्रोफेशनल्स नहीं मिलेंगे आज के दिन पे, आपको अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स नहीं मिल रहे हैं पैसा देके भी। 16% के अप्रोक्स का ऑन एन एवरेज सैलरीज इंक्रीज हुई है फॉर्मल सेक्टर में। मगर जो इनफॉर्मल सेक्टर है, जो हमारा मेन इनफॉर्मल सेक्टर है, जहाँ ज्यादातर लोग काम करते हैं, वहां पर जॉब की प्रॉब्लम है आज भी। तो गवर्नमेंट इसके ऊपर पूरा फोकस करेगा और इसके लिए जो इंडस्ट्रीज हैं, 3 इंडस्ट्री जो है वो सबसे ज्यादा रखते हैं। एक है रियल्टी सेक्टर जो सब जॉब क्रिएशन करता है। दूसरा आएगा आपका होटल इंडस्ट्री, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं, नॉट ओनली होटल, ट्रैवलिंग इंडस्ट्री भी आप बोल सकते हो इसमें। रिजॉर्ट भी हो सकता है, होटल्स भी हो सकते हैं, या प्लेन है, इनके ऊपर भी आप ध्यान रखना है। और तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग में आप देखो पीएलआई स्कीम देके एक गेम चेंजर हुआ है। इसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना है कौन से सेक्टर में कौन पीएलआई स्कीम आ रही है और कौन से कंपनी इसको ज्यादा फायदा मिल रहा है उसके ऊपर। तो आने वाले 2-3 साल में इन तीनों सेक्टर में बहुत अच्छा मूवमेंट हमें आते हुए दिख रहा है और हम अपना पोजीशन इन सेक्टर में रख रहे हैं। चौथा आखिरी सेक्टर जो है सर वो है बैंकिंग। अगर इंडिया आने वाले 10 साल जो माना जा रहा है, इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं, 8 से 10% में ग्रो करेगा और दुनिया में सबसे तेजी से ग्रो करेगा इंडियन इकोनॉमी, अगर ऐसा होता है तो बिना बैंकिंग के ये हो नहीं सकता। बैंकिंग हार्ट है कोई भी ग्रोथ, कोई भी कंट्री के ग्रोथ के लिए। तो बैंकिंग में अच्छा अगर बैंक आप लेके चलते हो, जो 3-4 बैंक मैं हमेशा आपको बताता हूँ। एक है आईसीआईसीआई बैंक जो हम 700 के लेवल से आपके चैनल में बोल रहे हैं, कैन बैंक 170 के लेवल से बोल रहे हैं, 240 चल रहा है, एंड फेडरल बैंक एक नया स्मॉल कैप बैंक हमें आइडेंटिफाई किया है, 100 रुपीज के अप्रोच चल रहा है। ये सारे आप बैंक्स देख सकते हैं, एसबीआई एंड एचडीएफसी, ये 5-6 बैंक्स हैं जो हमें अच्छा लग रहा है। तो आई बिलीव मैंने आपको 20-25 स्टॉक्स के नाम बताए जो आने वाले 1-2 साल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। ठीक है, ये अच्छे थीम्स आपने बता दिए हैं और थीम के हिसाब से स्टॉक्स उसके अंदर में से स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स देखे जा सकते हैं और कुछ एक आपने थीम के अंदर में आपने कुछ स्टॉक्स के नाम बता भी दिए हैं। सर उसी में से एक सवाल निकल के आ रहा है और संजीव जी अभी पूछ रहे हैं तो उसको ले लेते हैं सीधा सीधा। और वो पूछ रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक पे, वो कह रहे हैं कि उन्होंने हाल में ही लिया था, थोड़ा सा ऊपर लिया था, 796 के आसपास लिया, 796 पे लिया है, तो मतलब आजकल में या जब भी, वैसे 2 हफ्ते पहले कह रहे थे, ठीक है। और इनका टारगेट है 830 से 835 का, कब तक ये मिल जाना चाहिए इनको, तो ये टारगेट कितने समय में? सर अगर बजट नहीं होता तो मैं बोलता 5 दिन में आ जाएगा। अब मैं बोल रहा हूँ सर कल ही आ सकता है, आप इसको होल्ड रखें। अगर नहीं भी आता है, लॉस में बेचने की कोई जरूरत नहीं है, बेहतरीन रिजल्ट आया है सर। ये रिजल्ट है ना आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक का, मुझे याद दिला रहा है 2020 में टीसीएस और इन्फोसिस का रिजल्ट आया था जून जुलाई में, जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी आईटी की। वैसा ही मुझे व्यूज अभी फाइनेंशियल और बैंकिंग में दिख रहा है, जो एक बड़ा, बहुत बड़ा मूव, नॉट ओनली बड़ा में बहुत बड़ा, जो आईटी में मूव देखा था हमने, वैसा मूव शायद हम बैंकिंग में देख सकते हैं आने वाले 1 साल में। तो मेरे हिसाब से आपको होल्ड रखना चाहिए, सिर्फ 830 नहीं, 930 और 1030 का भी आपको टारगेट लेकर चलना चाहिए। ठीक, और लेकिन जो उनका टारगेट है 830 से 835 का, वो आप कह रहे हैं कि बहुत जल्दी ही मिल जाएगा, हो सकता है 1 ही 2 दिन में मिल जाए, अगर बजट में कोई अनाउंसमेंट ऐसा आ गया जिससे कि बैंकिंग सेक्टर को, जो कि काफी हद तक ये भी एक एक्सपेक्टेशंस के अंदर में है, क्योंकि ये ही वो तरीके हैं जिससे कि इकोनॉमी वापस से ट्रैक पे आ सकती है, तेजी में जा सकती है।
तो कोविड का जो असर रहा है, जो नुकसान रहा है, उसको उसकी वजह से जो बाजार पे, जो इकोनॉमी पे, जो बिजनेसेस पे जो असर नेगेटिव साइड पे हुआ है, उसको अगर ऑफसेट करना है, उसको ठीक करना, सुधारना है, तो उसका एक ही तरीका है कि पैसे इकोनॉमी के अंदर में आने चाहिए। वो पैसे को लाने के लिए बहुत सारे तरीके, उनमें से एक बजट में अगर टैक्स के अराउंड कुछ कहा जाए, और कहा जाए, सरकार ये कहती है कि मिडिल क्लास को कुछ टैक्स में छूट या किसी भी तरीके से कुछ ऐसा स्लैब्स में चेंज करे कि आपकी जेब में कुछ ज्यादा पैसे आ जाए, तो वो एक तरीका है जिससे कि लिक्विडिटी आती है, बाजार के अंदर पैसा आता है। और दूसरा कुछ एक ऐसे अनाउंसमेंट जिसमें सरकार कुछ कोशिश करे, और जो कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा भी बैंकिंग के साइड में, क्योंकि होते हैं, क्योंकि कई बार रेट ऑफ इंटरेस्ट या उस तरीके की चीजों पे कभी सरकार काम करती है कुछ चीजों पे, तो उस तरीके की चीजें भी हो सकती हैं। सर एक ठीक पॉइंट है। ऐड और करना है इसमें। जी 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 जी। तो प्रॉफिट बुकिंग कहाँ आता है? जहां पर प्रॉफिट होता है, राइट। एक सिंपल सा अगर मार्केट का लॉजिक से बात करें, 2019 में बैंक निफ्टी 34,000 का था। मैं 20 की बात नहीं कर रहा हूँ सर, 20 मतलब 20 के करेक्शन के पहले की बात कर रहा हूँ। और आज 37,000 38,000 का करीब है, मतलब टोटल 4 या 5% का रिटर्न आया है 2 साल में, जहां पर निफ्टी ने रिटर्न दिया है 40% का। तो आप देखो ये ऑलरेडी लैगार्ड है, तो इस लैगार्ड में आपको करेक्शन कम दिखेगा, जब अप मूव आएगा तो अप मूव ज्यादा दिखेगा। एक और पॉइंट में जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा था उस टाइम पे, जो निफ्टी शायद इतना अच्छा परफॉर्म ना करे, मैं बैंक निफ्टी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि इसमें अभी तक वैसा पोजीशन बने ही नहीं है लास्ट 2 साल में। जो बुल मार्केट में, जो हम बुल मार्केट देख चुके हैं 40-50 परसेंट का, या मार्च लो से 140 150% का रिटर्न आया है निफ्टी में। और अगर मैं ईयर ऑन ईयर बात करूं 2019 से, तो 40-45% का रिटर्न आया है निफ्टी में। वहां पर 4 या 5% का रिटर्न आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिला है। तो ये साथ साथ चलने वाले इंडेक्स हैं सर, तो ये जो डिफरेंशिएट है ये बहुत जल्दी कम होना चाहिए, और इस साल में आपको इसलिए बैंक निफ्टी में ज्यादा बुलिश मैं हूं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं लोकेश जी, और उसको ऐसे समझिए कि एक कहावत है या कहा यह जाता है बाजार के अंदर में, स्टॉक मार्केट के अंदर में, कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ये दो पटरियां हैं, रेल की पटरी जो होती है ना, ये साथ साथ चलते हैं ऐसे वाला। इधर कुछ समय से पिछले जो अभी जो लोकेश जी कह रहे हैं, तो ये कहीं उतना साथ में नहीं चले, क्योंकि जिस तेजी के साथ में निफ्टी गया है, उस तेजी के साथ में बैंक निफ्टी अभी तक नहीं गया है। तो वो गैप अभी बाकी है जिसको कि बैंक निफ्टी कवर करेगा। यानी उस तेजी को अब अगले, जैसे जब समय जब निफ्टी थोड़ा सा रुकेगा या थोड़ा कहीं ना कहीं स्लो होगा, तो बैंक निफ्टी उसको मैच करेगा, उस मार्जिन को कम करेगा, जो कि गैप जो दोनों में आ गया, क्योंकि रेल की पटरी हमेशा बराबर रहती है, तो वो उस बराबरी पे लाने की कोशिश में बैंक निफ्टी ज्यादा रिटर्न दे सकता है आगे आने वाले समय में। और बैंकिंग सेक्टर पे इसलिए एक बुलिश व्यू है लोकेश जी का, जिसकी वो बात कर रहे हैं। ठीक है।